जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज आपके बीच जो है लेकर आए हैं वर्ग 10 क्लास विज्ञान पाठ अम्ल क्षार और लवण के दूसरा भाग जिसमें जो है सारा क्वेश्चन आपको जो है अपडेट करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो पर क्वेश्चन पर चलने से पहले जो है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सदस्य बन जाए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक कमेंट करते हुए शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और आपका जो है पिछला वीडियो दिए थे उसका अगला भाग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा जो है स्याही पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ठीक हो गया। देखिए कहता है कि प्रखनली ए और बी, ए एवं बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों होगी? तो ये बताइए, एसिटिक अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? प्रबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल होती है किससे? एसिटिक अम्ल से। तो वहीं उत्तर इसका क्या लिखेंगे? देखिए उत्तर लिखा है कि प्रखनली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी। क्यों होगी? कि ए में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल अम्ल होता है, यानी अधिक प्रबल अम्ल होता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस कारण इसमें जो है बुदबुदाहट अधिक होगी। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अगला, कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखिए दूध होता है ना, तो उसमें क्षारीय क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को डाल देते हैं तो दूध ज़्यादा समय तक फटता नहीं है। दूध सुरक्षित रहता है, लेकिन अम्ल की मात्रा कम हो जाता है और क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए दूध जो है क्या होता है, सुरक्षित होता है। और वही दूध, सोडा वाला दूध जो होता है ना, उसको दही आप जमाइएगा तो वो उसमें बहुत समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब दही बनता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है, इसलिए दही का pH का मान 6 से कम होगा। क्यों? क्योंकि वह परिवर्तन हो जाता है दही बन जाने पर, तो वह जो है कम हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक ग्वाला क्या कहता है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों मिलाता है? तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए, अधिक से अधिक समय तक वह दूध सुरक्षित रहेगा। ताज़ा दूध के pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? बेकिंग सोडा क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? आगे क्वेश्चन, तो कारण है कि वह दूध क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, उसमें अम्लीय की मात्रा जो है घट जाती है और क्षारीय की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूध को। देखिए क्या उत्तर लिखेंगे। उत्तर इसका बाई स्टेप आपको दे रहे हैं कि ताज़ा दूध के pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दही को बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की भूमिका होती है। यानी क्वेश्चन आता है ना कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उस जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। तो वहीं कहता है कि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्ल बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहेगा, वो दूध सुरक्षित रहेगा। कारण एक हो गया, इसीलिए
ताज़े दूध के pH का मान जो है 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय कर दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? अधिक समय क्यों लगता है? देखिए उत्तर इसका लेंगे कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिकल अम्ल ताज़े दूध में मिलाकर क्षारक यानी बेकिंग सोडा को पहले उदासीन कर देता है। किसको? अम्ल को उदासीन कर देता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। जिसके कारण वह दही बनता है। तो पहले उदासीन कर देता है और फिर वह अम्ल में बदलता है, उसके बाद ही वह दही जमता है। तो यही कारण है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय लग जाता है, क्योंकि क्षारक जो पदार्थ होता है, जो बेकिंग सोडा आता है, वह धीरे धीरे क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन होगा जब तब उसमें अम्लीय की मात्रा आएगी, तो जब अम्ल का मात्रा आएगा तब का दही जमना प्रारंभ हो जाएगा। यानी खट्टा जो दही होता है ना, तो वह जो है अम्लीय की मात्रा जो है उसमें धीरे धीरे बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी यानी नम्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आर्द्ररोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बन जाती है। यानी जैसा ही वह जिप्सम पाउडर होता है, जो चूना का पाउडर आप देखे हैं ना, तो उसी तरह से जिप्सम पाउडर आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसको आर्द्ररोधी बर्तन में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह जैसा ही जल के संपर्क में आएगा, वह तेजी से अभिक्रिया कर वह क्या करेगा? उस पाउडर को ठोस में बदल देगा, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलाकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं कि उसमें जल नहीं रहता है, तो वह जमने से वह बच जाता है और जल के साथ मिलकर जमने का गुण भी उसका नष्ट हो जाता है। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण यानी किसी चीज़ को उदासीन कर देना, उसको जो है उदासीन कर देना। कैसे? कोई कार्य होता है तो वह कार्य जो है सफल नहीं होता है, तो उदास आदमी नहीं हो जाता है, बिल्कुल उदासीन हो जाता है। तो वही कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। 2 को उदाहरण देना है। तो उदासीनीकरण का अभिक्रिया देंगे कि वह क्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर जल का निर्माण करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर उदासीन बना देते हैं। यानी दोनों आपस में लड़ करके, अम्ल और क्षार जो है एक दूसरे से लड़ करके, अभिक्रिया करके वह क्या कर देते हैं? उसके गुण को प्रभावित क्या कर देते हैं? अप्रभावित कर देते हैं, यानी उसको उदासीन बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं? उदासीन बना देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखे। यानी धोवन सोडा और बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा और कपड़ा धोने वाला सोडा। देखिए धोवन सोडा हो गया, तो इसका उपयोग लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको पिछले आपको दे चुके हैं। तो क्या कहता है नंबर 1 इसका उपयोग कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, कपड़ा धोने के रूप में किया जाता है ना। देखिए चौथा उपयोग क्या कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जल कठोर है, उसमें सरफ डाल दीजिएगा धोवन सोडा, तो उसकी अस्थायी कठोरता को क्या करेगा? उसको हटा देगा। अब कहता है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग यानी खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3 होता है ना, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका होता है Na2CO3। तो देखिए बेकिंग सोडा का कहता है कि पहला उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने के चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं
खस्ता बनाने के लिए किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पुआ बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, ठेकुआ बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, पाव रोटी बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, वह क्या करता है उसको मुलायम कर देता है। तो वहीं कहता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो है खाने के चीज़ों को मुलायम करने के रूप में किया जाता है। नंबर 2, बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी आपके शरीर में अम्लीय की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं, जैसे पेट अपच हो जाता है तो कहता है ना कोई कि भाई इसको नींबू खिलाओ, नींबू खिलाते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वह अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी अम्ल की मात्रा को जो है कम कर देता है और वह अपच जो है ठीक हो जाता है। जैसे दारू कोई पीता है, शराब, इस तरह तो बिहार में दारूबंदी है, नाम लेना भी गैर कानूनी है, लेकिन आपको बता देते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो है क्या करते हैं उस समय जो है अपच के रूप में भी करते हैं। तो उस समय भी हम लोग दारू का सेवन करते हैं तो उसमें अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं उस समय जो है क्या बोलते हैं, अम्ल को देते हैं, जैसे नींबू खट्टे पदार्थ को देते हैं ना, तो वह जो है नींबू खट्टे पदार्थ क्या करता है उसको जो है एसिड को ख़त्म कर देता है, उसके गुण को नष्ट कर देता है, यानी क्षारीय पदार्थ को क्या करता है धीरे धीरे उदासीन करके नष्ट कर देता है। तो उस तरह से अम्ल का उपयोग करते हैं उसमें। लेकिन वहीं कहता है कि बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा अपच के रूप में हो गया। तीसरा गुण कहता है कि कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, यानी शीघ्रता से पक जाए, जैसे जल्दी, जैसे देखते हैं कि छोला भटूरा होता है ना, तंदूरी रोटी होती है तो उसमें बेकिंग सोडा का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा जो है पकने में समय नहीं लगता है, वो मुलायम रहता है। हल्का सा उसको डालते हैं, हीट देते हैं तो वह तुरंत पक जाता है। पाव रोटी उसको हल्का से देते हैं तो उसे पक जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है उसको क्या करता है मुलायम कर देता है, स्पंज कर देता है, तो वह बहुत जल्दी पकता है, बहुत जल्दी तैयार होता है। चौथा क्या कहता है कि इसका उपयोग सोडा, अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा और अम्ल का जो है उपयोग जो है अग्निशामक में भी किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि कैल्शियम, ये आ गया, कैल्शियम नहीं है, ये आ गया आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए क्वेश्चन आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर दे देंगे CaOCl2 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं, विरंजक चूर्ण। तो इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए यहीं पर है, कौन सा पदार्थ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को साफ करने में किया जाता है, जैसे कुएं का पानी है, कुएं के पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो वह क्या करता है, कीटाणु को नष्ट कर देता है। नली में छिड़काव करते हैं तो ऐसे ऐसे इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर यहीं पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो धोने का सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है ना, कठोर जल है तो उसको मृदु मुलायम करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे, धोन सोडा का उपयोग करेंगे, या ब्लीचिंग पाउडर भी डाल देंगे तो वह क्या हो जाता है, साफ मुलायम कर देता है पानी को, उसकी क्या बोलते हैं, गंदगी को भी समाप्त कर देता है। तो वहीं कहता है कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मोलिक्यूल वाटर, जल को डालते हैं तो वह क्या करता है, मृदुल कर देता है, मुलायम कर देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये है ना सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसको जब गर्म कर देते हैं, इसको हीट देते हैं, तो यह सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सरफ बनता है, जिस धोवन सोडा। और इसके साथ साथ जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्सर्जित होता है। चलिए देखते हैं अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जो है सूखे बर्तन में रखते हैं, सूखे बर्तन में रखते हैं, क्यों? क्योंकि यह जल से तुरंत अभिक्रिया करेगा और यह ठोस का रूप धारण कर लेता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी का पैर टूटा रहता है, किसी का फ्रैक्चर होता रहता है, तो उस पर क्या बैंडेज पट्टी लगा रहता है ना, तो उसको छुएगा तो बहुत हार्ड पत्थर के जैसा रहता है। तो उस कपड़े पर क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है जल के साथ मिला करके लेप कर देते हैं, तो वह ठोस बन जाता है। वह प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर जो है क्या करता है? वह ठोस बना देता है और कठोर हो जाता है, और वह हड्डी को इधर उधर घूमने नहीं देता है, और वह हड्डी एक जगह स्थिर रहती है। वह हड्डी धीरे धीरे क्या होती है? चिपक जाती है। तो वहीं कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए एक समीकरण लिखिए। तो देखिए ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मोलिक्यूल वाटर को 1/1/2 मोलिक्यूल H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यानी 2 मोलिक्यूल वाटर, तो यह जिप्सम बन जाता है। तो यही कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम। तो वही जिप्सम जो है आपको क्या करता है? एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देता है। तो उसी को कहते हैं कि प्लास्तरा हुआ है, प्लास्तरा हुआ है, कहते हैं ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। क्या है? पहला लिटमस पत्र जो लाल और नीला होता है, और दूसरा है हल्दी। चलिए दूसरा देखते हैं। दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखिए। दो संश्लेषित, तो मेथिलीज कहते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलिन। क्या है? देखिए दो संसूचक क्या है? मेथिल ऑरेंज एक हो गया, दूसरा जो है फिनाल्फथेलिन दूसरा हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? इस यौगिक को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लवण, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 होता है ना। तो इसका विभिन्न रूप, चूना पत्थर भी कहते हैं इसको, खड़िया भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, खली चूना भी कहीं कहीं कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला देखते हैं। अगला कहता है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। इसे सफ़ेद अवक्षेप क्यों कहा जाता है? इसे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए इसका उत्तर आपको यहीं पर सारा है। इसका उत्तर जो है यहीं पर है। क्या? कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण। तो इस अभिक्रिया के समग्र समीकरण लिखिए। तो सभी समीकरण क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना का पानी है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बन जाता है, संगमरमर और जल H2O लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा कहता है कि इसे सफ़ेद अवक्षेप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यह जो है जल में विलयशील प्राप्त होता है, यानी यह विलयन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो यह जो है जल में विलयशील होता है, जैसे CaHCO3 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यह प्राप्त होता है तो यह क्या है? जल में विलय होता है, यह जल में जो है आसानी से मिल जाता है। तो इसी कारण से जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट को सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है
कि अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्राप्त करते हैं, तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं? है ना, तो यही लिख देना कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने की क्रिया को जो है उदासीनीकरण कहते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल और क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या कौन सा नया पदार्थ उत्पाद की प्राप्ति होती है? तो क्या बनता है? तो लवण मिलता है, बनता है और जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उदासीनीकरण देख लिए, चलिए आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, यानी उसकी क्या होती है? तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, यानी धात्विक ऑक्साइड जो भी होता है उसको क्षारीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? अधात्विक तो अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति यानी उसका रूप कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, लेकिन अधात्विक का रूप कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? इस पर आपको पिछले भी क्वेश्चन एक दिए थे कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे की तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देते हैं, यानी इस बर्तन की कलई को क्या कर देता है? क्षय कर देता है। इसी कारण से इसको बचाने के लिए इसमें जो है खट्टे पदार्थ या दही को रखना मना होता है। तो रखे पदार्थ भी खराब हो जाता है उसमें और उस बर्तन को भी हानि पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? यानी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण समझिए, इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं, तो मोमबत्ती क्या होती है? उसमें फटफट की आवाज़ आती है, चिटचिट आवाज़ आने लगता है आपकी मोमबत्ती पर, तो समझ जाएंगे कि यह हाइड्रोजन गैस है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होता है। तो वही कहता है कि उस गैस को जांच करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती की गैस को लौ पर ले जाते हैं, तो उसमें से पप ध्वनि सुनाई देती है, फटफट की आवाज़ सुनाई देती है, चटचट की। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में दांतों का इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन चॉकलेट तथा मिठाई खाने के समय यह क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनेमल किसका बना होता है? मुंह का पीएच मान कितना होता है? इनेमल जो आपके दांत की चमक होती है, जो आपको चमकीला रखता है, तंदुरुस्त रखता है, तो वही कहता है कि चॉकलेट और मीठे पदार्थ खाते हैं तो वह उस कारण से आपके दांत के इनेमल को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चे जो देखिएगा, ज़्यादा जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उसका इनेमल जो है नष्ट हो जाता है और उसका दांत जो है सड़ने लगता है, सड़कर वह गल जाता है। तो वहीं कहता है कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम हो जाता है। यह अम्ल जो है मुंह के पीएच मान से कम हो जाता है, जिसमें दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसी रोकथाम के लिए भोजन के बाद मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, याद रखना। तो इनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। तो देखिएगा, दांत के डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको इनेमल तैयार करने के लिए आपको कैल्शियम का टैबलेट देते हैं, तो क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा घटी रहती है, तो उसको बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। क्या होते हैं? लैक्टिक अम्ल के कारण अधिक होते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि एक पदार्थ ए वाशिंग सोडा सिरके से क्रिया के दौरान प्राप्त होता है। पदार्थ ए क्या है? तो पदार्थ एक सोडियम एसीटेट है। इस क्रिया का अभिक्रिया देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बन जाता है? देखिए यहाँ पर दिया है ना, सोडियम एसीटेट। इस क्रिया को अभिक्रिया निम्न है, तो सोडियम एसीटेट यहाँ पर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो वही क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पदार्थ ए वाशिंग सोडा के सिरके से क्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो उस ए पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी ए पदार्थ प्राप्त होता है, उस ए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वहीं आप उत्तर लिख दीजिएगा कि जब वाशिंग सोडे को सिरके के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह जो है सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करता है। इस पदार्थ का नाम बताइए, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए, इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। अभी आपको ऊपर बताएं और देखिए पुनः ये आ गया। तो वहीं कहता है कि इस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह पाउडर से क्या करता है? कठोर बना देता है, ठोस का अवस्था रूप धारण कर लेता है पाउडर से। तो अब इसका कहता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ मोलिक्यूल वाटर, यानी 2 मोलिक्यूल वाटर। तीसरा क्या कहता है कि इस पदार्थ का विशेष गुण क्या है? तो इस पदार्थ का विशेष गुण यह है कि जल मिलाते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। चौथा नंबर क्या है कि इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि यह जो है आर्द्र यानी कि क्या कहता है? जल से अभिक्रिया, नमी से अभिक्रिया करके तुरंत क्या हो जाता है? वो ठोस में बदल जाता है। तो इसी कारण से इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में यानी नम्ररोधी बर्तन में जो है रखते हैं, क्योंकि आर्द्र वायु में अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जल में अम्ल एवं क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। चलिए अगला 19 नंबर क्या कहता है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या क्या महत्व होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे पहला कि हमारे शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मिट्टी के पीएच की प्राकृतिक अम्लीय हो तथा फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। तीसरा क्या कहता है कि यह हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक करता है। पीएच मान बहुत इसकी भूमिका होती है। अगला क्या कहता है इसका गुण कि यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो जानिए कि आपके दांत को क्या कर रहा है? नष्ट कर देता है, उसको क्षय करने लगता है, हानि पहुंचाने लगता है पीएच मान। तो पीएच मान जो है 5.5 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? इसका 3 उपयोग लिखिए। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन सब क्रिया कराते हैं Cl2, तो यह क्या बनता है? कैल्शियम CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो है Cl, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? विरंजक चूर्ण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विरंजक चूर्ण। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में सूती एम्बुलिन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्रियों में, लकड़ी के
मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका किया जाता है। रासायनिक उपयोग में एक उपचार के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पानी वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। जैसे कुआं का पानी है, नली का पानी है, नाला का पानी है, उसमें जो है विरंजक चूर्ण डाल दीजिए, वो स्वतः जो है अभिक्रिया करके कीटाणु को नष्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है। यह थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से प्राप्त होता है। किससे? लीचेन पौधों से प्राप्त होता है। कौन सा? लिटमस पत्र, जो लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र मिलता है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 प्राकृतिक पदार्थों का नाम बताइए जो अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करता है। तो कौन सा उपस्थिति सूचित करता है? तो 3 प्राकृतिक पदार्थ, एक है हल्दी और एक है लिटमस पत्र और एक है लाल बंद गोभी। लाल बंद गोभी यह जो है उसको सूचक है। चलिए अगला देखते हैं क्या अम्ल क्षार के 2 रासायनिक गुण लिखे। 2 रासायनिक गुण। तो अम्ल के रासायनिक गुण 2 कहता है। देखिए आपको जो है 3 4 या 2 आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अम्ल के रासायनिक गुण, यह जल के पीएच जल के साथ, यानी अम्ल का गुण कहते हैं कि अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन जो है प्रदान करता है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्षार का रासायनिक गुण क्या है कि यह जल के साथ हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। किसका? हाइड्रोक्साइड आयन का। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन आयन तो अम्ल करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का यानी OH आयन का निर्माण करते हैं। कौन? क्षार। और जो है हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं अम्ल, इसका गुण है। अब दूसरा क्या कहता है क्षार का कि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। यानी आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। आश्रित जल में जो उदासीन होता है, जबकि वर्षा की जल प्राकृतिक दुर्बल अम्लीय होती है, इसलिए हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह जो है पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देता है और पदार्थ को भी वह नष्ट हो जाता है, मैंने स्वादहीन हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है और पीतल और बर्तन को उसके कलई को छोड़ा देता है। इसलिए उस खट्टे पदार्थ को जो है पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कोई धातु यौगिक A तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इसकी अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो बुदबुदाहट होगा ही क्योंकि वहाँ पर ले जाएंगे जलती हुई मोमबत्ती तो फटफट की आवाज़ होगा और पूरा मोमबत्ती जलती हुई उसके पास ले कर चल जाएंगे तो मोमबत्ती को क्या करेगा? बुझा देगा, तो वह मोमबत्ती बुझ जाती है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अगला जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि हमारे शरीर में दांतों का इनेमल का सबसे कठोर भाग, तो ये आपको जो है अभी हम दे चुके हैं, आप पढ़ लिए हैं। तो इसका pH मान क्या होता है, ठीक है। तो pH मान 5.5 होता है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए इनेमल जो है आपके दांत को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जिसका दांत चमकता है समझिए कि उसका इनेमल क्या है? प्रबल है, अधिक मजबूत है और उसमें कैल्शियम की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जिसका इनेमल घट जाता है, जिसका pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसका इनेमल जो है नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है और उसका दांत जो है खराब हो जाता है। चलिए तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको पसंद आता हो, यदि आपके लायक है, आपके बच्चे के लायक है, आपके परिवार के समाज के लायक है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सदस्य नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।